थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं? जो प्रक्रम निर्दिष्ट दशाओं में किसी बाहरी सहायता के बिना स्वमेव संपन्न हो जाते हैं, उसे स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहा जाता है। हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप ही शुरू होते हैं और बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही संपन्न हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है। और कह सकते हैं हम इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह, ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल है। इसके बाद बर्फ़ का पिघलना, आइस का मेल्ट होना, खुद ब खुद आइस मेल्ट हो जाती है। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जल का वाष्पन, नॉर्मली जब इवेपोरेट होता है जल, वाटर का इवेपोरेशन जो होता है, ये सब क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं। यानी इनको करवाने के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रक्रम होते हैं जो स्वतः ही होते हैं और स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। उन सारे प्रक्रमों को कहा जाता है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। आप यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि शुगर प्लस वाटर क्या बनाता है? सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। यानी आप चीनी को जल में घोलते हैं तो वो आपका ऐसा विलयन तैयार होता है जिसमें जल में आपकी चीनी घुली हुई है। और दूसरी तरफ अगर आप नमक को जल में घोलते हैं तो वह भी एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें ऐसा विलयन तैयार होता है जहाँ नमक जो है पानी में पूरी तरह से घुला हुआ है। ये कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जो स्वतः ही होते हैं और बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं ही संपन्न हो जाते हैं। परासरण भी एक प्रोसेस है जो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में आती है। आपने सुना होगा परासरण और विसरण। तो परासरण जो आपका है, ऑस्मोसिस जो आपकी प्रोसेस होती है, वो किसके अंतर्गत आती है? स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के अंतर्गत आती है। और ये रिएक्शन ये यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए, ये जो रिएक्शन है जहाँ पे मीथेन की बर्निंग हो रही है, यानी मीथेन जो है, मीथेन गैस जल रही है ऑक्सीजन गैस की सहायता से, तो क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को बना रही है। ये जो सारे आपने एग्जाम्पल अभी देखे हैं, ये एग्जाम्पल हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के। यानी ऐसे प्रक्रम जो बिना किसी बाहरी सहायता के शुरू होते हैं और संपन्न भी आराम से हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहा जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, जो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होते हैं, इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं? देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम एक बार प्रारंभ कर दिए जाने पर बिना किसी बाहरी सहायता के संपन्न होता रहता है।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होती हैं वो एक बार जब शुरू हो जाती हैं तो उनको संपन्न होने के लिए किसी भी अन्य सोर्स की, किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड पॉइंट की तरफ देखिए, एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल नहीं है तथा केवल एक दिशा में ही, केवल दिशा में ही संपन्न होता है, एक केवल दिशा में ही संपन्न होता है। ये हमसे कहना चाह रहा है सेकंड पॉइंट कि आपका जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जितनी भी होती हैं वो कभी भी बैकवर्ड रिएक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आती हैं, यानी कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल, जिनको आप पीछे नहीं, अब एक जिस दिशा में वो संपन्न हो रही हैं उसके पीछे की दिशा में आप उनको संपन्न नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए लिखा है कि ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम सदैव उस दिशा में अग्रसर होता है जो साम्यावस्था प्राप्त करने में सहायक होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो उस डायरेक्शन में जाती हैं जहाँ से इजीली वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लें। थर्ड पॉइंट जो है वो हमें बता रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या प्रोसेस जो होती हैं वो उस डायरेक्शन की ओर इजीली चली जाती हैं, उस दिशा की तरफ अग्रसर होती हैं जहाँ से उनको इक्विलिब्रियम आसानी से प्राप्त हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आगे जाने वाली अभिक्रिया की दर और पीछे होने वाली अभिक्रिया की दर जो है बराबर होती है, यानी वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करती हैं। चौथे नंबर पे है, एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में सदैव तंत्र की अनियमितता में वृद्धि होती है, यानी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जितने भी होते हैं उन रिएक्शंस में क्या होता है, तंत्र की जो अनियमितता होती है, अनियमितता को कहते हैं रैंडमनेस। तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होती हैं उस रिएक्शंस में हमेशा तंत्र की जो रैंडमनेस है उसमें हमेशा वृद्धि होती है। और रैंडमनेस का मापक कौन होता है, यानी रैंडमनेस कितने डिग्री की है इसको कौन बताता है, इसको बताती है एंट्रोपी। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसको कौन बताता है, एंट्रोपी बताती है। तो इसमें से आप एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये 4 पॉइंट्स हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और द लास्ट वाला पॉइंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं उनमें क्या होता है, सिस्टम की रैंडमनेस में हमेशा एक वृद्धि होती है। और रैंडमनेस में वृद्धि होने का मतलब है कि एंट्रोपी उनकी बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स आगे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। देखिए अभी तो आपने पढ़ा स्वतः परिवर्तित प्रक्रम यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इसके अपोजिट क्या होता है, ऐसे प्रक्रम जो स्वतः नहीं होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। यानी ऐसे प्रक्रम जो खुद ब खुद नहीं होते हैं उनको शुरू करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है या किसी एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए क्या लिखा है, जो प्रक्रम ना तो स्वमेव यानी ना तो खुद से ही शुरू होते हैं और ना ही प्रारंभ किए जाने पर संपन्न हो सकते हैं उन्हें स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम कहा जाता है। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो खुद तो शुरू हो ही नहीं सकती हैं, और अगर उनको शुरू कर भी दिया है तो बिना किसी एक्स्ट्रा सोर्स की सहायता के, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के वो कंप्लीट भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए जल का विद्युत अपघटन। आप
अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो क्या होता है, देखिए जल का H2 तथा O2 में विद्युत अपघटन केवल उस समय तक संपन्न होता है। अगर आप जल का विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो उसके लिए आपको विद्युत की आवश्यकता है। तो जल का विद्युत अपघटन किस में होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन ये प्रक्रिया केवल तभी तक हो सकती है जब तक कि आप जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते रहेंगे। जैसे ही आप विद्युत धारा को प्रवाहित करना बंद कर देंगे वैसे ही विद्युत अपघटन की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। तो ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको जब आप एक्स्ट्रा सोर्स देंगे तब ही संपन्न होंगी। यहाँ रिएक्शन भी लिखी है, H2O यानी वाटर में जब आप इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ऐसे प्रक्रम जो बिना किसी बाहरी सहायता के संपन्न नहीं हो सकते हैं, और अगर आप उनको शुरू कर भी देंगे तो वो खुद फिर भी वो क्या नहीं हो पाएंगे, पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसे प्रोसेसेस को कहा जाता है स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। इसका सेकंड एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनमें से सेकंड देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ का बनना। आपका फ्रिज होता है, फ्रिज में बर्फ़ कब बनती है, एक रेफ्रिजरेटर में केवल उस समय तक जल को बर्फ में परिवर्तित करता है जब तक कि विद्युत धारा के रूप में उसे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। रेफ्रिजरेटर का स्विच आपने कनेक्ट कर रखा है और जब तक पावर सप्लाई आप करवा रहे हैं रेफ्रिजरेटर को तब तक ही क्या होता है, जल का बर्फ़ में कन्वर्जन होता रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है वैसे ही ये प्रोसेस भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। आपको वाटर को, पानी को आपको गर्म करना है, जब तक आप हीट सप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका पानी जो है गर्म नहीं हो पाएगा। आपको खाना बनाना है तो जब तक आप गैस स्टोव आपका ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका जो रॉ मटेरियल है वो कुक्ड नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेसेस तभी पूरे होते हैं जब आप इनको क्या देते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, वरना ये संपन्न नहीं हो पाएंगे। तो इनको आप कहते हैं स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रेरक बल, क्योंकि मैं भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें डिस्कस कर रही हूँ जो आपके सिलेबस में हैं और जो आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है। प्रेरक बल क्या होता है, देखिए वह बल जो एक अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता के लिए उत्तरदायी होता है। आपको किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है या आपको किसी भी रिएक्शन को खुद ब खुद होने के लिए प्रेरित जो करता है वो क्या कहलाता है, प्रेरक बल कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया को एक निश्चित दिशा में स्वतः परिवर्तित बनाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रेरक बल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेरक बल वो एक्स्ट्रा फोर्स होता है जो रिएक्शन को संपन्न होने में और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स करता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेरक बल कहलाता है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं, जो स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं होती हैं, उनके लिए डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी में परिवर्तन। डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो खुद ब खुद संपन्न होती हैं उनके लिए एंथैल्पी में परिवर्तन का जो मान होता है वो ऋणात्मक होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, एंथैल्पी क्या होती है ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंट्रोपी। ठीक है। अब एंट्रोपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी को जनरली कहा जाता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। किसी तंत्र में किस हद तक अनियमितता है वो आपकी मापी जाती है एंट्रोपी के माध्यम से। तो देखिए, एंट्रोपी किसी तंत्र की अनियमितता का माप है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस जो होती है वो कहलाती है एंट्रोपी, जिसका मतलब होता है कि किसी सिस्टम में, तंत्र का मतलब सिस्टम, किसी सिस्टम में किस हद तक अनियमितता है वो आपकी एंट्रोपी के माध्यम से डिस्क्राइब होती है। कैसे? देखिए, किसी पदार्थ की एंट्रोपी का मान उसकी क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में न्यूनतम होता है, जबकि गैसीय अवस्था में अधिकतम। देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उसमें जो सब्स्टिट्यूट कण जो होते हैं, जिन चीज़ों से भी वो पदार्थ बना हुआ है, ठोस पदार्थ जिन भी घटक कणों से बना हुआ है, अणुओं से बना है या परमाणुओं से बना है या आयनों से बना है, जिन भी घटक कणों से बना है वो एक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। जबकि गैसीय अवस्था में ये ऑर्डर जो है बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाता है। जो ऑर्डर होता है वो बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। इसका मतलब एंट्रोपी जो होती है वो न्यूनतम होती है। जबकि गैसीय अवस्थाओं में यही रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, यानी ये जो अनियमितता होती है, गैसीय पदार्थ जो होते हैं उनमें जो तंत्र की अनियमितता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और द्रव अवस्था में एंट्रोपी जो होती है, यानी जो अनियमितता होती है, वो ठोस और गैस के बीच में होती है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ठोसों में जो घटक कण होते हैं वो ऑर्डर में लगे होते हैं। जो द्रव होता है उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डर में होते हैं, लेकिन जो गैसेस होती हैं उसमें घटक कण पूरी तरह से डिसऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। तो एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी को एस से लिखा जाता है। एस, अल्फ़ाबेट एस से लिखा जाता है इसको। ठीक है। अब कोई भी उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब जो रिवर्स, जिसको हम आगे से अगर अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है तो उसको पश्चिम दिशा में भी ले जा सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शंस जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में संपन्न हो सकती हैं, यानी आगे रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे की तरफ भी आ सकती है। ऐसी अभिक्रियाओं के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस के माध्यम से दिया जाता है। और डेल्टा एस को कैसे लिखा जाता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती हैं अपॉन टी। अब क्यू क्या है यहाँ पे? देखिए, मैंने लिखा भी है कि यहाँ क्यू रिवर्सिबल एक तंत्र को टी ताप पर दी गई ऊष्मा है। तो क्यू क्या है हमारी? क्यू हमारी ऊष्मा है और टी हमारा टेम्परेचर है। तो एंट्रोपी यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी किसी तंत्र को ताप पर, टी ताप पर दी गई ऊष्मा की मात्रा। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? स्थिर ताप यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तथा दाब यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर की दशाओं में किसी प्रक्रम में एक तंत्र को उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा को गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन पर किसी भी तंत्र में जो उपयोगी कार्य करने के लिए, जो यूज़फुल वर्क करने के लिए अधिकतम जो ऊर्जा होती है, उपलब्ध अधिकतम ऊर्जा टेम्परेचर और प्रेशर की समान कंडीशन, स्थिर सेम कंडीशंस पर किसी प्रक्रम में यूज़फुल काम करने के लिए, उपयोगी काम करने के लिए जितनी ऊर्जा को हम देते हैं वो क्या कही जाती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा से कही जाती है, गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से कही जाती है। या मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जितनी ऊर्जा एक उपयोगी कार्य करने के लिए खर्च होती है उसको क्या कहा जाता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। या यूज़फुल कार्य करते वक्त जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या कहलाती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। और गणितीय रूप में गिब्स मुक्त ऊर्जा को किस प्रकार से लिखा जाता है? G बराबर H माइनस TS। G आपकी क्या है? G बराबर है गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को किससे लिखते हैं? G से लिखते हैं। तो G बराबर क्या लिखा है? H माइनस TS। अब ये क्या है? देखिए, G तो हो गई गिब्स मुक्त ऊर्जा, H क्या है? एंथैल्पी, तंत्र की एंथैल्पी। S क्या है आपकी? एंट्रोपी, अभी हमने पढ़ा था। और T क्या है आपका? केल्विन में तंत्र के ताप को निरूपित करता है। T आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस में? केल्विन में। ओके, तो G इज इक्वल टू, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है आपकी एक्सप्रेशन, एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है तो उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? हमेशा परिवर्तन के लिए हम डेल्टा का निशान लगाते हैं। तो अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन हो रहा है तो हम कैसे दिखाएंगे? डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ऐसे करके हम दिखाते हैं। ये जो समीकरण यहाँ लिखी है इसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसको क्या कहा जाता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है अच्छे से डिस्क्राइब हो गया होगा। और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, डेल्टा G जब ऋणात्मक होता है, यानी अगर डेल्टा G का मान 0 से कम है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है। अगर डेल्टा G का मान 0 है, यानी डेल्टा G इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि प्रक्रम साम्यावस्था में स्थित होगा, यानी जो रिएक्शन है आपकी वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच गई होगी। और थर्ड पॉइंट है कि अगर डेल्टा G का मान धनात्मक होता है, यानी 0 से अधिक होता है, तो प्रक्रम आपका क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी खुद ब खुद नहीं हो पाएगा। ये 3 कंडीशन हैं। इन 3 कंडीशंस को आप याद रखेंगे कि अगर डेल्टा G का मान ऋणात्मक है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर डेल्टा G का मान 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, यानी साम्य अवस्था पर होगी,
और अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी खुद ब खुद नहीं हो पाएगी। तो कह सकते हैं हम कि एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रिएक्शन खुद ब खुद हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा एच यानी एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होना चाहिए, एंट्रोपी का मान धनात्मक होना चाहिए और डेल्टा जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान भी ऋणात्मक होना चाहिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं किसी भी अभिक्रिया के लिए स्वतः परिवर्तित होने के लिए या फिर नहीं होने के लिए। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये है हमारा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। पहला नियम भी आप पढ़ चुके हैं, द्वितीय नियम भी आप पढ़ चुके हैं और तृतीय नियम को हम देखिए डिस्क्राइब कर लेते हैं। तृतीय नियम क्या है, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का प्रतिपादन नर्स्ट ने 1906 में किया था। और क्या बताया नर्स्ट ने इस नियम ने, नर्स ने बताया कि परम ताप किसको कहा गया है स्टूडेंट्स, 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है उसको कहा गया है परम ताप, 0 केल्विन को। तो नर्स्ट ने कहा कि 0 केल्विन पर एक पूर्ण रूपेण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। नर्स्ट ने कहा कि 0 केल्विन पर किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से एंट्रोपी में परिवर्तन को किससे लिखते हैं, डेल्टा एस से लिखते हैं। तो नर्स ने कहा कि किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ की जो एंट्रोपी का मान होता है वो 0 केल्विन पर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसका मान शून्य हो जाता है, एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है। ये आपका जो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इसको आप थोड़ा सा कैसे समझेंगे, देखिए जब भी किसी शुद्ध पदार्थ को गर्म किया जाता है, कोई भी प्योर सब्सटेंस है, कोई भी शुद्ध पदार्थ है, जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसके संघटक कण अधिक ऊर्जा युक्त हो जाते हैं। जब भी आप किसी शुद्ध पदार्थ को हीट देते हैं तो उसके जो कण होते हैं, संघटक कण होते हैं, यानी जिनसे वो पदार्थ बना हुआ है, उनमें ऊर्जा आ जाती है। जो आपने उस पदार्थ को गर्म करने के लिए जो आपने ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को ग्रहण करके वो क्या हो जाते हैं, हाईली पावर्ड हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। और एनर्जी मिलने के कारण उनमें क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। और अनियमितता आने का क्या मतलब होता है, उनके एंट्रोपी में, उनकी एंट्रोपी का बढ़ जाना। क्योंकि हमने कहा था कि डिग्री जो डिसऑर्डरनेस यानी अनियमितता की जो डिग्री होती है वो किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, एंट्रोपी के द्वारा परिभाषित की जाती है। तो वही ये बता रहा है कि जब किसी शुद्ध पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके जो कण होते हैं, उसके जो संघटक कण होते हैं, उस ऊर्जा को लेकर वो अनियमित हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अधिक रैंडम हो जाते हैं। इसी कारण से ताप में वृद्धि करने पर एक पदार्थ की एंट्रोपी में भी वृद्धि हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी को ज़्यादा टेम्परेचर दिया है तो उस पदार्थ की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। अब इसका उल्टा सोचिए आप, ठीक है, अगर ताप को देने से यानी ताप बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है तो ताप घटाने से क्या होगा, एंट्रोपी घटेगी। तो वही लिखा है कि इसके विपरीत अगर आप ताप में कमी कर देंगे तो संघटक कण जो है उनकी ऊर्जा में क्या होगा, लॉस होगा, हाश हो जाएगा, ऊर्जा में हाश हो जाएगा, यानी कमी आ जाएगी। अतएव ताप घटाने पर अनियमितता कम हो जाएगी। तो कह सकते हैं हम कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को घटाएंगे वैसे ही वैसे अनियमितता में कमी आएगी
और इसके फलस्वरूप ताप की एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे कम करने पर, टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करने पर एक ऐसी कंडीशन आती है जब एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब आपकी जो एंट्रोपी यानी एस का मान शून्य हो जाता है। और वो किस कंडीशन पे होता है, यानी ऐसा टेम्परेचर जब एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, 0 केल्विन टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं परम ताप। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें किसने बताया, नर्स्ट ने 1906 में बताया। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। चैप्टर्स में जितने भी पॉइंट हैं आप उनको याद करके अच्छे से कॉपी में नोट भी करेंगे। थैंक यू।